हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त रॉकर रूप्स आपके चैनल योर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं लेके आया हूं आपके लिए ईवीएस पेडागोजी के 25 क्वेश्चन। देखिए, सभी को पता है कि सीटेट में हर सब्जेक्ट में 15 नंबर का पेडागोजी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कि ये मैंने जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, ये मैंने अरिहंत, यूथ कंपटीशन और घटना चक्र जैसी किताबों से मैंने छाड़ के लिए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए मैं बता दूं कि आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करिएगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन है, इसको जल्दी से हमें ख़त्म करना है, क्योंकि जिसमें आपको जो है ना रोज़ क्वेश्चन पेडागोजी के मिलते रहें और हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक कि हम नौकरी ना पालें। तो शुरुआत करने से पहले दोस्तों बता दूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक लाइक हमें जो है मोटिवेट करता है इससे अच्छा बेटर करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, आते हैं पहले क्वेश्चन पर। प्राथमिक स्तर पर अच्छा ईवीएस पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऑप्शन ए, अंत अभ्यास में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करें। ऑप्शन बी, आसपास का पता लगाने के अवसर प्रदान करें। ऑप्शन सी, विस्तृत विवरण अवधारणाओं पर अधिक ध्यान दें। ऑप्शन डी, शब्दों की सटीक परिभाषा पर जोर दें। देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर एनसीएफ 2005, एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको पूछा भी जाता है क्वेश्चन की कभी कभी आ जाता है एनसीएफ का फुल नेम क्या होता है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये याद रखिएगा बात। बाकी एनसीएफ 2005 हमें ये कहती है, बताती है कि शिक्षा जो है स्कूल पर ही डिपेंड नहीं होना चाहिए, बाकी उसको जो है बाहर से भी जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो अंत अभ्यास में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करने का कोई मतलब नहीं है। विस्तृत विवरण अवधारणाओं पर अधिक ध्यान दें, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। शब्दों की सटीक परिभाषा पर जोर दें, कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आसपास का पता लगाने के अवसर प्रदान करें। आसपास में जब पता लगाने की कोशिश करता है बच्चा, इंटरेस्ट लेता है, सीखता है, ठीक है, तो अवसर जो है पता लगाने की प्रदान करें। ठीक है, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ईवीएस पर एनसीईआरटी। देखिए, एनसीईआरटी की मैं बात कर लूँ अगर, तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसका गठन 1961 को हुआ। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पर। ईवीएस पर एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया। ऑप्शन ए है, बड़ी संख्या में अभ्यास प्रश्न शामिल करें। ऑप्शन बी, विषय की बुनियादी अवधारणाओं की व्याख्या करें। ऑप्शन सी, चिंतन और सोच के लिए सीखने का अवसर प्रदान करें। ऑप्शन डी, तकनीकी शब्दों की सटीक परिभाषा प्रदान करें। देखिए, अभ्यास प्रश्न ज़्यादा अधिक संख्या में शामिल करने का कोई मतलब नहीं है। बुनियादी अवधारणाओं की व्याख्या एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक्निक का तो कोई मतलब नहीं, रटन प्रणाली को दूर रखिए आप लोग। बाकी सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, चिंतन और सोच के लिए सीखने के अवसर प्रदान करें। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। ईवीएस शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा है। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, ये जो ढांचा देख रहे हैं इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरी चीज़ नहीं पूछ लिया। एनसीएफ को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, तो पाठ्य चर्चा की रूपरेखा का दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है पाठ्यक्रम ढांचा, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने का कोई मतलब नहीं है। आते हैं ऑप्शन पर, बच्चों के अनुभव और संदर्भ के साथ संबंध। दूसरा है प्रत्यक्ष गतिविधियाँ। तीसरा है तकनीकी शब्दों से परिचित। ऑप्शन डी, विषयगत दृष्टिकोण। देखिए, ऑप्शन ए बच्चों के साथ अनुभव बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष गतिविधियों से बच्चा जो है इंटरेस्ट लेता है, सीखता भी है, ठीक है। ऑप्शन डी, विषयगत दृष्टिकोण, ये भी सही है, लेकिन हमने बताया टेक्निक का कोई मतलब ही नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा जो है यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति किसकी वकालत नहीं करती है? ऑप्शन ए, बच्चे कम गलतियां करते हैं। ऑप्शन बी, बच्चों को करने से सीखने के लिए जगह मिलती है। ऑप्शन सी, बच्चे बहुत से सवाल पूछते हैं। ऑप्शन डी, बच्चों को तलाशने के लिए बहुत जगह मिलती है। देखिए दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के लिए बच्चों को स्वतंत्र वातावरण का अधिगम कराना चाहिए, क्योंकि शिक्षण भ्रमण जो होता है, जब उनको शिक्षण भ्रमण कराया जाएगा तो छात्र के अंदर जो है ना प्रकृति के जो है प्रत्यक्ष अनुभव उत्पन्न होते हैं, मन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसका समाधान वो क्या करता है, टीचर से करता है, सर्वे करता है। तो ये तो हो गई पर्यावरण अध्ययन से रिलेटिव जो है बच्चों का अधिगम। बाकी अगर मैं बात करूं, बच्चे कम गलतियां करते हैं,
बच्चे तो बहुत गलतियां करते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि गलतियां ही नहीं करते हैं, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, गलतियों से ही सीखते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए हमारा राइट होगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। आते हैं 5वें क्वेश्चन पर। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन ईवीएस का विषय है? ऑप्शन ए खाना, बी है सौरमंडल, सी है मौसम, डी है ऊर्जा। देखिए दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में ईवीएस का विषय, देखिए ईवीएस का जो थीम है 6 होते हैं। एक तो होता है परिवार, दूसरा होता है खाना, तीसरा होता है आवास, चौथा होता है जल, पांचवा होता है यात्रा, छठा होता है जो हम बनाते हैं करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए देखिए राइट है, खाना। ठीक है, हमने क्या बताया, 6 थीम्स होते हैं, परिवार, खाना, आवास, जल, यात्रा और जो हम बनाते हैं करते हैं। तो ये 6 थीम याद रखिएगा आप लोग, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि आपके कान में बैठ जाए, भूलिएगा मत। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। आगे आते हैं 6 क्वेश्चन पर। मानव पर्यावरण संबंध एक अवधारणा है, नकारात्मक है, सकारात्मक है या फिर संज्ञानात्मक जिसे कॉग्निटिव, या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबोव। देखिए, अगर मैं बात करूं पर्यावरण और मानव के अवधारणा, अगर दोस्तों पर्यावरण है, अगर हमारा पर्यावरण है तो समझ लीजिए हमारा जीवन है। अगर पर्यावरण नहीं है तो जीवन किस बात का, जीवन तो होगा ही नहीं। तो इसलिए जो है ऑप्शन बी हमारा सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव हमारा जो है राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन राइट। ठीक है, आगे आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा चाहिए। ऑप्शन ए है परिभाषा पर जोर देना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, परिभाषा पर जोर देने का कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन बी तकनीकी और औपचारिक होना चाहिए, तकनीक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चों की रोज़मर्रा की भाषा से संबंधित होना चाहिए, या फिर बच्चों को समझाना कठिन और कठिन होना चाहिए। देखिए, परिभाषा पर जोर तो दे ही नहीं सकते। टेक्निक हमने बताया था, रटन प्रणाली वगैरह, ये चीज़ को जो है बिल्कुल दूर रखिए आप लोग, टेक्निक का कोई मतलब नहीं है। डी में ऑप्शन देखिए, खुद आप समझ जाओगे कि निगेटिव है, बच्चों को समझाना कठिन और कठिन होना चाहिए, गलत है ना। तो ऑप्शन सी हमारा बच्चे की रोज़मर्रा की भाषा से संबंधित होना चाहिए, तो ऑप्शन सी हमारा जो है राइट आंसर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन 8 पर। सही कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन की नहीं? पारिस्थितिकी तंत्र की सही परिभाषा है। पारिस्थितिकी क्या होता है? पारिस्थितिकी मैं बता दूं, पारिस्थितिकी में जो होता है जैविक और अजैविक, 2 चीज़ें, ठीक है, जैविक और अजैविक, ये चीज़ याद रखिएगा आती हैं। तो ऑप्शन ए है पारस्परिक रूप से जैविक समुदाय से अंतर संबंध। जैविक सिर्फ जैविक रूप से कोई मतलब नहीं है, किसी क्षेत्र का अजैविक घटक बिल्कुल नहीं है। सी है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जीवन का निवास, बिल्कुल नहीं है। जैविक समुदाय और उसके पर्यावरण की एक संतुलित प्रणाली। हमने क्या कहा, पारिस्थितिकी में जो है जैविक और अजैविक दोनों की बात हो रही है, तो जैविक समुदाय और उसके पर्यावरण की संतुलित प्रणाली। तो ऑप्शन डी हमारा जो है राइट होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 9 पर। जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है 25 हैं, बाकी जो है आप जल्दी जल्दी सीखें। ठीक है, बाकी कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हैं आप लोग। एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य है, एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूल खोलने के लिए, ऑप्शन बी शिक्षा में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए, ऑप्शन सी स्कूल में शिक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए, ऑप्शन डी स्कूल को अनुदान दें। देखिए, स्कूल खोलने का कोई मतलब नहीं, शिक्षा में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। जब देखिए, जब शिक्षा में अनुसंधान को आप प्रोत्साहित करेंगे तो सीधी सी बात है कि शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। ठीक है, देखिए बी और सी दोनों राइट हैं, अनुदान देने का कोई मतलब नहीं। देखिए सी भी राइट है लेकिन ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि यहाँ से ये चीज़ समझिए कि जब हम लोग शिक्षा को, अनुसंधान को जब प्रोत्साहित करेंगे, जब अनुसंधान जो है प्रोत्साहित करेंगे तो शिक्षा का स्तर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा जो है राइट है। ठीक है, आगे आते हैं 10वें क्वेश्चन पर। हमारे पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना मुख्य उद्देश्य है। संज्ञानात्मक डोमेन, दूसरी चीज़ होती है भावात्मक डोमेन, तीसरी चीज़ होती है कि मनोप्रेरणा डोमेन,
चौथी चीज़ है इनमें से कोई नहीं। देखिए संज्ञानात्मक डोमेन की अगर मैं बात करूं, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब होता है कि जो आपके दिमाग में अपने मन से आता है कि हमें पर्यावरण के लिए ये करना चाहिए, ठीक है, जो आपके दिमाग में अपने मन से आ रहा है, भावात्मक जो भाव पैदा हो रहा है। बाकी सी की बात करें, मनोप्रेरणा डोमेन, मनोप्रेरणा जो मतलब मनोप्रेरणा का मतलब क्या होगा, जो हमारे मन से हमारी आत्मा जब बोलती है बेटा पर्यावरण के लिए क्या करेगा, मतलब पेड़ पौधे लगाओ, जीव जंतु को मारो नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ जो करने की जो अंदर से इच्छा होती है, जागृत होती है, तो वो होती है मनोप्रेरणा, जो हमारे आत्मा से आती है ना, जो हमारी आत्मा बोलती है कि ये नहीं करना चाहिए, ये चीज़ करना चाहिए, पर्यावरण के लिए हमें जागरूक होना चाहिए, पेड़ पौधे जो है अधिक लगाने चाहिए, जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए। तो ये हमारी क्या है भाई, मन की बात है ना, हमारी आत्मा बोल रही है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बता सकते हो आप लोग? इसका आंसर होगा सी, मनोप्रेरणा डोमेन, सी आंसर राइट होगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन 11 पर। कक्षा 5 के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तक के कुछ अध्यायों में सर्वेक्षण और लेखन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए, विवेकपूर्ण ढंग से बिजली का उपयोग करने पर छात्रों को जागरूक करना। ऑप्शन बी, बिजली के स्रोतों पर छात्र का आकलन करना। ऑप्शन सी, छात्रों के कल्पनाशील और सोच कौशल को बढ़ाना, 2 बार लिख गया है सॉरी, सोच कौशल को बढ़ाना। ऑप्शन डी, उनकी समान जागरूकता पर छात्रों का आकलन करना। देखिए बिजली के उपयोग करने पर छात्रों को जागरूक करने का कोई मतलब नहीं, यहाँ से यही चीज़ निगेटिव हो गया। ऑप्शन बी अगर बात करें छात्र का आकलन करना, सिर्फ बिजली के स्रोत पर छात्र का आकलन करा जाएगा, नहीं भाई, छात्रों में क्या होना चाहिए, कल्पनाशील, वो चीज़ जो है ना कल्पना, इमेजिन होना चाहिए, सोच कौशल होना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए जितना ज़्यादा वो सोच सके। तो ऑप्शन सी हमारा जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। 11वें का जो है सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। आते हैं 12वें क्वेश्चन पर। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा क्या है? प्रेरणा का मतलब जानते हैं? बताता हूँ। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा क्या है? बच्चों में सीखने के प्रति रुचि विकसित करना। ऑप्शन बी, बच्चों की याददाश्त को मजबूत करना। ऑप्शन सी, बच्चों में एक दिशा में सोचने की क्षमता विकसित करना। ऑप्शन डी, नई सीखने से पहले पिछले सीखनों को अलग करता है। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? देखिए बच्चों की याददाश्त को तो मजबूत किया नहीं जा सकता, ये तो बी तो बिल्कुल गलत हो गया। बच्चों में एक दिशा में सोचने की क्षमता, एक दिशा में कैसे सोचने की क्षमता विकसित की जा सकती है, ये भी गलत हो गया। नए सीखना मतलब नए सिखा रहा है तो पिछले सिखाने को अलग करता है, पिछला क्या भूल जाएगा, अलग करेगा, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो सीधी सी बात है कि बच्चों में सीखने के प्रति रुचि विकसित करना, ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे आते हैं 13वें क्वेश्चन पर। शिक्षार्थियों का आकलन, 13वां क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। ऑप्शन बी है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। ऑप्शन सी है बच्चों के कार्य की केवल कुछ बच्चों पर ही ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन डी है बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, ठीक है। उल्लेख करना 4 बार लिख गया है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, आकलन करते समय हमें क्या नहीं करना चाहिए? आकलन करते समय में कुछ बच्चों पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, ये कौन सी बात होती है? कुछ बच्चों पर ध्यान कैसे नहीं देना चाहिए? कुछ बच्चों पर जो है कॉन्सेंट्रेट करना क्यों नहीं चाहिए? देखिए बच्चों में जो है सभी पक्षों पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों के सभी पक्षों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तभी बच्चों में जो है संबंधित ज्ञान की परिपक्वता आती है। तत्पश्चात क्या होता है, ज्ञान का वो आकलन करना चाहिए। जब सारे चीज़ें आप लेके चल रहे हैं, ठीक है, सारे पक्षों पर ध्यान दे रहे हैं, तभी तो बच्चा जो है इंटरेस्ट लेगा, परिपक्व होगा, तभी तो आप हर चीज़ का ज्ञान का आकलन कर सकेंगे। तो हमारा ऑप्शन जो है सी राइट होगा, सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, यह बहुत सस्ता संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। क्या होगा आंसर? देखिए ये आसानी से तो उपलब्ध होने वाला संसाधन तो है ही नहीं,
ये बहुत सस्ता संसाधन है। सस्ते की बात कहाँ से आ गई, सस्ते और महंगी की तो बात ही नहीं हो रही। और इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं सीखने सिखाने के लिए, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ी ना होता है। ऑप्शन डी होगा, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर होता क्या है, पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने का महत्वपूर्ण संसाधन होता है, क्योंकि इसमें जो है ना बच्चा जो है स्वयं को सुरक्षित और जुड़ाव महसूस करता है। क्योंकि जो बच्चा है ना वास्तविक स्थितियों में जो है सीखने के अवसर उसको जो है ज़्यादा प्राप्त होते हैं, जिससे उसके अंदर तेज़ी से अधिगम क्षमता का विकास होता है। ठीक है, तो ये वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म, समझिएगा क्वेश्चन, उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे क्या थे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, कई लोग कह रहे थे कि सर आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, मुझे पता नहीं चलता। तो सर आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जो है ना उसको आप दबाइए। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन उसी टाइम मिल जाएगी। ठीक है, बताइए इसका दोस्तों आंसर क्या होगा कि जाकिर हुसैन जो थे उस टाइम क्या थे, भारत के उपराष्ट्रपति थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के राष्ट्रपति थे, या भारत के प्रधानमंत्री थे। इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। देखिए बात करूं मैं, जाकिर हुसैन जो थे दोस्तों वो भारत के राष्ट्रपति थे, तीसरे राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन जो हैं भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1967 से 69 रहा था। क्योंकि जब ये राष्ट्रपति के पद पर थे तो उस दौरान जो है 3 मई, डेट याद रखिएगा 3 मई, ठीक है 3 मई और 1969 को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और जाकिर हुसैन जी ने जो है पर्यावरण के क्षेत्र में ही उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, तो ये जो है 3 ही साल तक ही रहे थे। इनका कार्यकाल जो है जब ये राष्ट्रपति के पद पर थे तभी उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो ये चीज़ हुई क्लियर। आगे आते हैं दोस्तों 16 क्वेश्चन पर। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दूध पनीर, ऑप्शन बी आलू चिप्स, ऑप्शन सी सेब जैम, ऑप्शन डी कच्चा आम अचार। इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या होने वाला है। देखिए, खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा जोड़ा ठीक नहीं होगा। अगर मैं बात करूं आलू चिप्स की अगर बात करें तो अंकल चिप्स तो सभी खाते हैं, उसको तो बहुत दिन तक ही आप बना के रखते हैं और कई महीनों तक की जो है खा सकते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेब जैम तो सभी लोग खाते होंगे ब्रेड में लगा के, तो उसको भी रखा जा सकता है संरक्षित। बाकी आप अचार तो खाते ही हैं, अचार को जो है बना लिया जाता है फिर कई महीनों तक आप खाते हैं। लेकिन दूध और पनीर की बात करें, मिल्क और पनीर, भाई मिल्क और पनीर को काफ़ी टाइम तक ही नहीं रखा जा सकता है क्योंकि वो जो है ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ए ऑप्शन राइट है। तो सभी का आंसर सही आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन 17 पर। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है, इनमें से बताइए कौन बीज नहीं है। ऑप्शन ए है काली मिर्च, ऑप्शन बी है गेहूँ, ऑप्शन सी है साबूदाना, ऑप्शन डी है सौंफ। आंसर बताइए इसका क्या होने वाला है। दोस्तों शुरुआत में थोड़ा सा तेज़ी में बता दिया क्योंकि मैं सोच रहा था कि जल्दी से इसको बताऊं और जल्दी से आपके लिए जो है तैयारी के लिए आगे जल्दी से क्वेश्चन लाता रहूं, तो माफ़ करिएगा दोस्तों। इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होने वाला है। काली मिर्च होगा या गेहूं होगा, साबूदाना होगा या सौंफ होगा। देखिए, इसमें अगर मैं बात करूं काली मिर्च और गेहूं और सौंफ, ठीक है, ये तो जो है बीज हैं क्योंकि इन बीजों से जो है नया पौधा जो है बनाया जा सकता है, नया पौधा बनता है। लेकिन साबूदाना की अगर बात करें तो साबूदाना बीज है ही नहीं, क्योंकि साबूदाना जो है ना साइकस नामक पौधे के तने से प्राप्त मंड से बनाया जाता है। ठीक है, तो साबूदाना हमारा जो है बीज नहीं होता है क्योंकि ये साइकस, याद रखिएगा साइकस, बता दे रहा हूँ,
साइकस नामक पौधे के तने से प्राप्त मंड से बनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सी हमारा राइट होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। रिहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं, अलग हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? उसने केरल में कौन से वृक्ष देखा है? सेब का देखा है, या नारियल का देखा है, या लीची का देखा है, या चीड़ का देखा है? देखिए, अगर मैं बात करूं रेहाना कहाँ की है? शिमला की। शिमला में क्या होता है, शिमला में केरल के अलग अलग पेड़ पौधे हैं। मतलब शिमला में जो है पेड़ पौधे जो देखे हैं उसने छोटे देखे हैं, और केरल में क्या देखा है, बहुत बड़े देखे हैं। तो क्या देखा होगा? ऑप्शन बी राइट। केरल में क्या है? नारियल। ठीक है, क्या होता है? नारियल के पेड़ उसने देखे हैं। ठीक है, नारियल सबको पसंद भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? बोझ के बिना सीखना, है ना। ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। ऑप्शन बी स्कूल बैग का कम वजन। ऑप्शन सी ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्याय की कम संख्या। ऑप्शन डी अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, बार बार लिख गया है, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। तो बताइए ऑप्शन कौन सा राइट होने वाला है? पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में देखिए, पर्यावरण अध्ययन में क्या होता है, बच्चा गतिविधि सीखता है, भ्रमण करता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो है ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि स्कूल बैग का कम वजन। देखिए, स्कूल में उतनी ही चीज़ सामग्री, उतनी ही आप मटेरियल देखिए जितना बच्चा जो है ना पढ़ सके। ज़्यादा लोड करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे पर ज़्यादा लोड आप नहीं जो है कर सकते हैं। इस वजह से ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, स्कूल बैग का कम वजन। ठीक है, स्कूल बैग का कम वजन, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। ऑप्शन बी है लड़कों और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। ऑप्शन सी है कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। ऑप्शन डी है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। ईवीएस कक्षा के समूह में क्या उद्देश्य है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, ऑप्शन ए जो है छात्रों को आसानी से प्रबंधित कराना। आसानी से क्या प्रबंधित कराएंगे आप लोग? वर्कलोड को कम करना। वर्कलोड को ऐसे थोड़ी ना कम किया जा सकता है, प्रबंधित करा सकते। ऑप्शन बी की अगर बात करें, लड़के और लड़कियों को अलग अलग करके सिखाने का कोई मतलब ही नहीं है। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना, अलग क्यों करें? तो ऑप्शन डी जो है सबसे बड़ा है और यही राइट होगा, क्योंकि सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ कम करने से जो होता है बोझ ऑटोमेटिक कम होता है। भाई, जब बच्चा जो है ना साझेदारी में काम कर रहा है या ग्रुप में काम कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि उसका लोड कम हुआ और वो क्या करेगा, सक्रिय रूप से भाग लेगा और उससे जो है कुछ ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। बाला का पूरा रूप क्या है? बताइए, बाला का पूरा नाम क्या होता है? ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। ऑप्शन सी अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल। ऑप्शन डी अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 21 का। देखिए, मैं बाला को अगर बात करूं तो बाला का जो इंग्लिश नेम होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। क्या होता है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड। लर्निंग ऐड कर लीजिए इसको। ठीक है, तो बाला होता क्या है? टीचिंग को प्रभावित करने वाला कारकों का एक तत्व है जो अधिगम की सहायक सामग्री के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, बाला क्या है? टीचिंग को प्रभावित करने वाला कारकों का एक तत्व है जो अधिगम की सहायक सामग्री के रूप में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट इस आंसर। डी हमारा होगा अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। और इंग्लिश में क्या बताया मैंने? बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। महिलाओं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है या एक है? अंधविश्वास है,
मिथक है, वैज्ञानिक तत्व है या रूढ़िबद्ध धारणा है? इसका आंसर क्या होने वाला है बताइए आप लोग। देखिए पहले क्या होता था, महिलाओं को जो है इंडिपेंडेंस नहीं थी, बंद करके रखा जाता था, मतलब उतनी आज़ादी नहीं थी। तो होता क्या था, जब आज़ादी नहीं होती थी तो उनके अंदर पुरुषों के अगर अकॉर्डिंग अगर कंपेयर किया जाए तो कॉन्फिडेंस की कमी होती है। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो इस टाइम जो महिलाएं हैं बहुत आगे हैं, क्योंकि इस टाइम रोज़गार के मामले में अगर बात करूं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सारी चीज़ में IAS PCS भी बन रही हैं। तो इस टाइम जो है अगर मैं बात करूं तो बहुत आगे हैं। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि ज़माने के हिसाब से अगर बात करूं तो उनकी सोच जो एक होती है, उन्होंने ये कहा है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं बहुत पीछे है, अब भी ये सोच जारी है। तो मैं बात करूं कि रूढ़िबद्ध धारणा, ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा जो है राइट है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। पर्यावरण के अजैविक घटक हैं। पर्यावरण के अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है तापमान, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा है दबाव, चौथा है या सभी। देखिए अजैविक का मतलब क्या होता है? अजैविक का मतलब होता है जिसका कोई जीवन ही नहीं है ना। अजैविक का मतलब क्या हुआ? जिसका कोई जीवन ही नहीं है। तो तापमान, ऊर्जा, दबाव सारे जो हो गए इनका तो कोई मतलब ही नहीं। तो ये ऑप्शन जो होगा डी, मतलब ऑल ऑफ द एबोव, उपरोक्त सभी सारे हैं अजैविक घटक, ठीक है। अजैविक घटक कौन से हैं? सारे हैं, तापमान भी है, ऊर्जा भी है, दबाव भी है, ठीक है। तो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। शिक्षण रणनीति की अनुमति शैली में, शिक्षक रणनीति की अनुमति शैली में क्या केवल शिक्षक शिक्षण में सक्रिय रहते हैं, केवल शिक्षक शिक्षण में सक्रिय रहते हैं, केवल छात्र शिक्षण में सक्रिय रहते हैं, दोनों, या फिर मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों रहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। शिक्षण रणनीति की अनुमति शैली में या शिक्षक सक्रिय रहता है, या फिर छात्र सक्रिय रहता है, या फिर दोनों सक्रिय रहते हैं? देखिए इसका आंसर सी राइट होगा। देखिए शिक्षक अगर सक्रिय है तभी तो वो सक्रिय होकर पढ़ा सकता है। अगर शिक्षक सक्रिय है तो छात्र भी सक्रिय होना चाहिए, ठीक है भाई। शिक्षक भी पढ़ाते टाइम क्या होता है? सक्रिय रहता है बिल्कुल। और छात्र अगर सीख रहा है तो उसको भी तो सक्रिय रहना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा जो है राइट आंसर है, ठीक है। आगे आते हैं 25 क्वेश्चन पर। किसने कहा प्ले एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है? किसने कहा प्ले एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है? कैलेडवेल कुक, पियाजे ने कहा, थॉर्नडाइक ने कहा, या फिर मारिया मॉन्टेसरी ने कहा प्ले एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है? ये किसने कहा? इसका आंसर बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर। देखिए दोस्तों एक चीज़ बता दूं आपको कि खेल प्रणाली का जन्मदाता किसको माना गया है? फ्रॉबेल को माना जाता है, ठीक है, ये राइट है। लेकिन अगर मैं बात करूं आधुनिक युग में, हेनरी कॉल्डवेल, हेनरी जो आप देख रहे हैं ना, कैलेडवेल कुक जो है, इनका पूरा नाम है हेनरी कॉल्डवेल कुक। संभवतः जो है ये पहले व्यक्ति थे जिसने बालक को शिक्षा देने के लिए इस प्रणाली का प्रबल समर्थन किया था, ठीक है। तो ये जो प्ले एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है ये कहा है कैलेडवेल कुक, मतलब जो है हेनरी कैलेडवेल कुक ने कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। देखिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है @yoursuccess01, और यहाँ पर जो है डेली डिस्कशन चलता है, तो इसको भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए, क्योंकि लाइक और शेयर सब्सक्राइब है तो ये चीज़ मुझे मोटिवेट करता है, ठीक है, और मैं इससे बेटर कर पाता हूँ। मुझे खुशी मिलती है कि आप पसंद कर रहे हैं ये चीज़, ठीक है। तो अगली वीडियो जो आती है ना उसमें मेरी मेहनत और बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। तो इसलिए लाइक और शेयर के लिए बोला जाता है। तो जितना हो सके दोस्तों शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ मंगलमय हो।